हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? ओके। सो आज के लेक्चर में हम आज पहले इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे, फिर लॉ की क्लास। इकोनॉमिक्स में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक्स में आज हम कुछ अच्छी अच्छी चीजें कवर करने वाले हैं। ओके। यस। जैसे कि लास्ट क्लास में अपन ने कुछ कुछ चीजें कवर करी थी, एंड आई होप कि आप उसको पढ़ भी रहे होंगे। ओके। यस। सो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम चैप्टर 3 यूनियन बजट पढ़ रहे थे, एंड उसमें हम सबसे पहले तो कवर करने वाले हैं। एक मिनट ना। वाइट पैन, यस। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन, कहाँ कहाँ पे? बिजनेसेस पे, ठीक है। इंडिविजुअल्स पे, ठीक है। बिजनेस पे, इंडिविजुअल्स पे, एंड इन्वेस्टर्स पे। सॉरी, थोड़ा गला खराब सा लग रहा है। शायद मैं ज्यादा ठंडा खा लिया है इस गर्मी में, इसलिए। तो हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, इंडिविजुअल एंड इन्वेस्टर्स। मतलब क्या इम्पैक्ट किसका? बजट का क्या इम्पैक्ट होता है? इम्पैक्ट ऑफ बजट। बजट का क्या इम्पैक्ट है बिजनेसेस में, इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स में, ठीक है। इनको टैक्सपेयर्स भी कहा जाता है, बिजनेसेस या कॉर्पोरेट्स में। एंड जो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स, उन पे क्या उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बजट का? अगर बजट में कोई नई चीज आ रही है, कोई नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, नई स्कीम्स आ रही हैं, है ना? कुछ भी नई चीज आ रही है, कोई स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, कोई टैक्स रिफॉर्म्स है, कुछ भी है, तो उससे बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? हमको वो इफेक्ट पड़ना है, क्योंकि जब भी इकोनॉमी में कुछ होता है, जब भी गवर्नमेंट कुछ करती है, तो क्या होता है? सबसे पहले इम्पैक्ट किस पे आता है? सबसे पहले इम्पैक्ट आता है हम लोगों पे, ठीक है, बिजनेसेस पे, यहाँ की फैक्ट्रीज पे, यहाँ के सेक्टर्स जो है अलग अलग, उन पे, जो इन्वेस्टर्स है उन पे। ओके। यस। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी समझो, एलपीजी की प्राइसेस बढ़ गई थी, है ना? एलपीजी की प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दी थी, ठीक है। बजट में नहीं बढ़ाई थी, बट बढ़ाई थी। एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं अपन, है ना? बढ़ा दी क्यों? क्योंकि वॉर हुआ था, एलपीजी आ नहीं रही थी, हमारे पास तक लॉजिस्टिक्स नहीं आ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था ईरान से, दुबई से, या कहीं से भी, ठीक है, मिडिल ईस्ट एशिया से। वहां से हमारे पास गैस नहीं आ रही थी, ठीक है, एलपीजी नहीं आ रहा था। तो उससे क्या हुआ ना, कि जो हमारे यहाँ के एलपीजी की प्राइसेस है वो बढ़ने लगे। ओके। इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? इंडिविजुअल्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। बिजनेसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्वेस्टर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जिस शेयर्स में वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे उसकी उसकी प्राइसेस गिर रही होंगी, ठीक है। जिस शेयर्स में, जो कि जो ऑयल वाले शेयर्स हैं, ओके, ऑयल कंपनीज हैं, उनके शेयर्स की प्राइसेस गिर रही होंगी। एक सेकेंड ना। ओके, तो समझ में आया कि एलपीजी की प्राइसेस बढ़ गई, तो उससे किसको फर्क पड़ रहा है? इसको इंडिविजुअल्स जो पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहे हैं, उनको फर्क पड़ रहा है, ठीक है। बिजनेसेस को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि बिजनेस जहाँ पे एलपीजी यूज होता है, जहाँ पे गैस यूज होती है, उनको फर्क पड़ रहा है। इन्वेस्टर जो कि ऑयल कंपनीज में शेयर्स में इन्वेस्ट करे थे, उनकी शेयर्स की प्राइसेस गिरने लग गई हैं, तो उनको भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो कुछ भी इकोनॉमी में हो, सबको ही इफेक्ट पड़ता है। कुछ भी हो इकोनॉमी में, सबको इफेक्ट पड़ता है। तो बजट भी किसके लिए आ रहा है? बजट एक कंट्री के लिए आ रहा है, मतलब आपकी इकोनॉमी डिफाइन कर रहा है बजट, राइट? तो अगर बजट में कुछ चेंजेस होते हैं, तो उससे बहुत लोगों को इफेक्ट पड़ता है। हमें वही इफेक्ट पड़ना है कि किस किस को क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके। यस। तो आते हैं हम हमारे इम्पैक्ट वाले सेक्शन पे। ओके। तो सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ यूनियन बजट, बजट का क्या इम्पैक्ट है कहाँ कहाँ पर? ओके। एक एक करके सब चीजें पढ़ लेते हैं। 3 टॉपिक्स पढ़ने इसके, है ना? The Union budget has a significant impact on the Indian economy, ठीक है, and its various stakeholders. Stakeholders क्या है इसके? बिजनेसेस इसके हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं वो हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं वो हैं, ये सब ही इसके स्टेक होल्डर्स हैं। तो इंडियन इकोनॉमी पे एंड उसके स्टेक होल्डर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? एवरी बजट announcement reshapes how businesses plan, how market reacts, and how individuals manage their finances.
हर बजट में कुछ ना कुछ चीजें अनाउंस होती है, कुछ कुछ ना चीजें रिफॉर्म्स आते हैं, जैसे कि टैक्स रिफॉर्म्स आ गए। ओके, कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स आ गए, पॉलिसी स्कीम्स आ गई, इनिशिएटिव्स आ गए। उससे क्या हो रहा है, उससे बिजनेसेस भी कुछ अलग तरीके से प्लानिंग करेंगे। ठीक है, उनको अलग तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा इस नए बजट और जो भी बजट में चीजें आई हैं, जो भी बजट में अनाउंसमेंट हुए, उसके साथ डील करने के लिए। मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट करता है जब भी बजट आता है। इंडिविजुअल जो है वो अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज मैनेज करेंगे, कितना उनको इंसेंटिव मिल रहा है, कितना उनको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि कितने उनको एग्जेम्पशंस मिल रहे हैं, कितनी सब्सिडी बिजनेसेस को मिल रही है। तो ये सब चीजें। ओके, तो सबसे पहले आ रहा है इम्पैक्ट ऑन बिजनेस इंडस्ट्रीज। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस इंडस्ट्रीज। So businesses and industries are affected by change in tax rates, subsidies and government policies. ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या? कि टैक्स रेट्स अगर चेंज हो रहे हैं, कौन से टैक्स रेट, कॉर्पोरेट या इनकम टैक्स रेट्स जो होते हैं, है ना, वो टैक्स रेट्स अगर चेंज हो रहे हैं तो उसमें भी, उसकी वजह से भी, जैसे कि चलिए एग्जांपल लिख लेके देख लेते हैं इसको। एक मिनट ना। अपन पहला पढ़ रहे हैं, पहला अपन पढ़ रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑन बिजनेस क्या रहता है। इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें हैं, तीन चीजों की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। पहला तो है टैक्स रेट्स, दूसरा है सब्सिडीज, और तीसरी है गवर्नमेंट पॉलिसीज। है ना, ये तीन चीजों की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस में। पहला था टैक्स रेट। अब एक बात समझो, ठीक है, बात समझो कि इस पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 25 में, फाइनेंशियल ईयर 25 में हमारा मान लो कि कंपनी 100 करोड़ कमा रही है, ठीक है, 100 करोड़ कमा रही है, और टैक्स लग रहा है फाइनेंशियल 25 में 30% का टैक्स है। ठीक है, 30% का टैक्स है। उस टाइम पे कॉर्पोरेट टैक्स कितने का है, और 30% का, और कंपनी 100 करोड़ कमा रही है, तो वो 30 CR का टैक्स पे करेगी। एंड जो 70 CR है, वो इसका पैट रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो उसका रहेगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। वैसे ही मान लो फाइनेंशियल 26 में टैक्स रेट जो है 30% से गिर के 25% हो गया, 30% से गिर के 25% हो गया। ओके, कंपनी अभी भी 100 करोड़ कमा रही है। ठीक है, अब बट इस साल उसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 24 करोड़ का टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड 75 CR का उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा। मतलब क्या, कि इसमें सिर्फ जो टैक्स रिफॉर्म है, यहाँ से यहाँ गिर गया है, 30% से 25%, 30% से 25% टैक्स रेट कम हो गया। ठीक है, टैक्स रेट कम हो गया तो उससे क्या हुआ, कंपनी को 5 CR का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे टैक्स रेट से अफेक्ट करती, इस तरीके से टैक्स रेट से अफेक्ट करती है कंपनी, बिजनेसेस, उसके प्लान्स। ठीक है, कि वो टैक्सेस कितना पे करने वाले हैं, है ना, कितना उनका प्रॉफिट होगा। अब जो ये 5 CR बचा है, उससे कंपनी क्या क्या कर सकती है, उससे कंपनी एक्सपेंशन प्लान कर सकती है, कि कुछ एक्सपेंशन कर लेते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट्स ले आते हैं, एम्प्लॉय को हायर कर सकती है, या एम्प्लॉय की सैलरीज बढ़ा सकती है, कुछ R&D में डाल सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डाल सकती है। तो ये जो है, इससे बिजनेसेस क्या, कैसे प्लान करना चाहती है, कैसे प्लान करना चाहती है अपने बिजनेस को, है ना, वो भी अफेक्ट करता है। टैक्स रेट से भी काफी अफेक्ट करता है कि बिजनेसेस अपने बिजनेस को कैसे प्लान करने वाले हैं, जो पैसा उन्होंने सेव किया कैसे, और अगर ज्यादा टैक्स पे करना तो कैसे पे करेंगे, है ना। तो ये सब कुछ बजट से आया है। टैक्स रेट कहाँ से आया, बजट से पता चला कि टैक्स रेट क्या रहेगा, एंड ये इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। ओके, सेकेंड आता है सब्सिडी। सब्सिडी होता क्या है, सब्सिडी फाइनेंशियल एड होती है। क्या होती है, फाइनेंशियल एड, मतलब फाइनेंशियल हेल्प होती है बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक फर्टिलाइजर कंपनी है। कौन सी कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, जो कि 1000
बैग्स, नहीं सॉरी, 1 मिनट, 1 सेकंड ना, गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा। एक फर्टिलाइजर कंपनी है जो कि 1,000 रुपए का एक बैग परचेज करती है, मतलब एक बैग बनाती है, स्पेंड करती है 1,000 रुपए पर बैग के मैन्युफैक्चरिंग, है ना। मतलब इट स्पेंड्स 1,000 रुपए इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग 1 बैग, ठीक है। एक बैग बनाने में 1,000 रुपए खर्चा करती है। एक फर्टिलाइजर का बैग बनाने में कंपनी जो है 1,000 रुपए खर्चा करती है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 200 रुपए की सब्सिडी देंगे, सब्सिडी देंगे हर बैग पे, पर बैग पर। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमको 200 रुपए की सब्सिडी बनेंगे। अब कंपनी कितना स्पेंड करेगी नाउ, कंपनी विल स्पेंड कितना, स्पेंड क्या, कंपनी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अब कॉस्ट हो जाएगी 800 रुपए की, क्योंकि उसको 200 रुपए की सब्सिडी मिल गई। 1,000 रुपए वो एक बैग फर्टिलाइजर का बनाने में खर्चा करता था कंपनी, 1,000 रुपए, एंड उसको 200 रुपए की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। 200 रुपए की गवर्नमेंट ने बजट में सब्सिडी अनाउंस करी थी, सब्सिडी दे दी, तो अब उसका कॉस्ट कितना हो गया, 800 रुपए का। कॉस्ट कितनी रिड्यूस हो गई, 200 रुपए से रिड्यूस हो चुकी है। इससे क्या हुआ कि कॉस्ट रिड्यूस हो गई बाय ₹200, है ना। और फर्टिलाइजर कंपनी जो है, अब कंपनी विल सेल मोर प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट बना पाएगी, ठीक है, सेल मोर बैग्स, ठीक है। कंपनी अब ज्यादा बैग्स बना पाएगी क्योंकि उसको 200 रुपए की सब्सिडी मिल गई है हर बैग के ऊपर। तो अब उसके पास पैसा आ गया है, तो वो और बैग्स बना सकती है, और बैग्स बना सकती है। तो ये डिसीजन भी किस पे बेस्ड है, ये डिसीजन भी किस पे बेस्ड है, ये बजट में जो सब्सिडी मिली है, जो बजट में सब्सिडी अनाउंस हुई है, उसकी वजह से ये कंपनी के ऊपर ये कंपनी को एड मिल गई है, कंपनी को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल गया है। तो उससे कंपनी ये सारे डिसीजंस ले पा रही है कि वो और प्रोडक्ट सेल कर सकती है कि नहीं। अगर मान लो कि गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती, तो क्या वो सेल कर पाती, ज्यादा प्रोडक्ट सेल पर कर पाती, नहीं, उसकी कॉस्टिंग तो उतनी है, बजट तो उसके पास उतना ही है, राइट। इसलिए तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि इन सब चीजों के चेंज होने से इम्पैक्ट बिजनेसेस पे क्या पड़ रहा है। इन तीन चीजों के चेंज होने से इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। बिजनेस अपने डिसीजंस कैसे लेगी, कैसे वो प्लान करेगी अपने बिजनेस को, सब कुछ पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स। कुछ ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होती है और कुछ इंसेंटिव जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि ने अनाउंस की गवर्नमेंट ने अनाउंस की है प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम्स, ठीक है। प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम्स अनाउंस की है, जिसको अपन बोलेंगे पीएलआई, ठीक है। पीएलआई स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम अनाउंस की है। इससे क्या हुआ कि प्रोडक्ट लिंक स्कीम, मतलब प्रोडक्ट लिंक कोई कोई भी इंडस्ट्री है, मान लो कि एग्जांपल है मोबाइल इंडस्ट्री, कितना मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती है, तो मोबाइल इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्री जो है वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी कहाँ पे, इन इंडिया। अगर प्रोडक्ट लिंक स्कीम उसको मिलती है, तो मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी इंडिया में। इससे क्या मतलब, अगर अगर इट रिसीव्स incentives, if it receives, ठीक है, if it receives incentives, है ना, या तो more factories are set up, है ना, and jobs are created। तो ये सब चीजें किसमें हो रही है, इंडस्ट्री में। जो ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है स्कीम, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है। ये कैसी होती है, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है। तो किसी इंडस्ट्री के लिए कुछ अनाउंस कर दी, कोई स्कीम्स अनाउंस कर दी, तो वो इंडस्ट्री में बूस्ट आ गया, वो इंडस्ट्री में एकदम से बूस्ट आ गया, क्योंकि वो इंडस्ट्री अब ज्यादा
उसको इंसेंटिव रिसीव हो रहा है, वो ज्यादा फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, राइट? तो ये भी गवर्नमेंट पॉलिसी और इंसेंटिव्स की वजह से आ रहा है, जो बजट में अनाउंस हो रही है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इम्पैक्ट कैसे बन रहा है, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट किस पे, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन चीजों की वजह से, इन तीन चीजों की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस पे, टीएसजी की वजह से। टीएसजी, टैक्स रेट सब्सिडी और गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, क्या इतनी बात समझ में आई? एक बार यहाँ पे रीड करते हैं। चेंज इन टैक्स रेट्स, रिवाइज्ड कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स रेट डायरेक्टली अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्राइसिंग डिसीजंस। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है या कम हो सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई तो कंपनी के पास पैसा है कि वो एक्सपेंशन कर सकती है, एम्प्लॉयज को हायर कर सकती है, प्रोडक्शन ज्यादा कर सकती है ना? उसके पास बजट ज्यादा आ जाएगा। सब्सिडीज, सेक्टर स्पेसिफिक सब्सिडीज, जैसे फर्टिलाइजर्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, फ्यूल का, फूड का, इन पे अगर सब्सिडीज मिलती है तो इनपुट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है उन इंडस्ट्रीज की, उन एलिजिबल इंडस्ट्रीज में जो कॉस्ट लग रही है, इनपुट कॉस्ट लग रही है, जो प्रोडक्शन करने पे कॉस्ट लगती है, वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। मैंने आपको उसका एग्जांपल भी दिया फर्टिलाइजर्स बैग बनाने का। क्या आपको उससे समझ में आया? गवर्नमेंट पॉलिसीज, न्यू स्कीम्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड सेक्टर इंसेंटिव्स शेप द बिजनेस एनवायरमेंट। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी है, क्या बोलते हैं उसको, कस्टम ड्यूटी जो है, अगर वो कम हो गई या बढ़ गई, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नई स्कीम्स अगर लॉन्च होती है, जैसे मैं आपको प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम की बताई, तो उसमें इंडस्ट्री में कैसे बूस्ट आता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स कैन रेज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, कि अगर कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट्स पे बढ़ गई तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी रॉ मटेरियल पे। ठीक है, while a product linked incentive scheme can boost domestic production। अगर प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दे रही है गवर्नमेंट इंडिया में, तो बाहर की कंपनीज भी आएंगी यहाँ पर इंडिया पे, एंड उस इंसेंटिव को बेनिफिट लेने का, उसका इंसेंटिव का बेनिफिट लेने का मन करेगी कि हाँ हमें भी यहाँ पे बेनिफिट्स चाहिए उस इंसेंटिव्स का। एंड फिर वो यहाँ पर आके वो इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, फैक्ट्री सेटअप करेंगे, यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, यहाँ से इम्पोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा होंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बूस्ट होगा, जीडीपी पर बूस्ट होगी, राइट? समझ में आया? तो इम्पैक्ट ऑन बिजनेस उस तीन फैक्टर्स से होती है, टी एस जी। ठीक है, अब आते हैं क्या इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल मार्केट, मतलब शेयर मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे, शेयर मार्केट की, ठीक है, फॉरेक्स की। ओके, उसके बाद बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ये मनी मार्केट जो रहता है उनकी बात हो रही है। ठीक है, investors and financial market closely monitor budget announcement because they can affect। इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही क्लोजली बजट अनाउंसमेंट को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि उसका ही बहुत बड़ा रीजन है, स्टॉक प्राइजेस इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, किसी कंपनी, किसी इंडस्ट्री को ज्यादा इंसेंटिव मिल गया अगर, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, ज्यादा प्रोडक्शन करेगी मतलब ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा मतलब कि उसकी शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, तो लोग ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, राइट? बॉन्ड यील्ड्स, फिस्कल डेफिसिट, अभी भी मैं आपको चीज समझाती हूँ, करेंसी एक्सचेंज रेट्स, ये कैसे होता है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ एक बार, है ना? एक ही चीज अपन समझते हुए चल रहे हैं। अब आती है सेकंड बात, आ रही है, एक मिनट, कलर चेंज करना पड़ेगा। सेकंड बात आ रही है, इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल मार्केट, तो तीन तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, तीन जगह पे इम्पैक्ट होता है। कहाँ पे? एक तो स्टॉक प्राइसेस की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, बॉन्ड प्राइसेस, बॉन्ड यील्ड की वजह से, एंड तीसरी चीज की थी, क्या थी? करेंसी एक्सचेंज। ठीक है, एस बी सी, ओके। उसके बाद चलो एक एक चीज करके समझते हैं। सबसे पहले स्टॉक प्राइस को समझते हैं कि स्टॉक प्राइसेस से
कैसे 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 इन्वेस्टर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि इन्वेस्टर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? स्टॉक प्राइस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बजट के आने से स्टॉक प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? स्टॉक प्राइस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? मान लो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं कि बजट ने अनाउंस किया, बजट में अनाउंस हुआ है क्या? बजट में अनाउंस हुआ है कि वो लोग ह्यूज स्पेंडिंग करेंगे कहाँ पे? कौन से सेक्टर में? दे विल स्पेंड ह्यूज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने वाले, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत स्पेंडिंग करने वाले। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बहुत होने वाली है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो सीमेंट ज्यादा ली जाएगी, सीमेंट ज्यादा खरीदी जाएगी, ठीक है, स्टील ज्यादा खरीदा जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन है वो ज्यादा होगा, है ना? तो इनसे क्या होगा कि इनकी प्राइसेस बढ़ेगी, है ना? इनका क्या होगा? प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा। जो प्रॉफिट्स हैं इन कंपनी के वो बढ़ जाएंगे। इन सारी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे स्पेंडिंग ज्यादा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा स्पेंडिंग होगी, तो सीमेंट के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, सीमेंट कंपनीज के। जो सीमेंट कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, स्टील कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ेंगे, इन सब के प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। इससे क्या होगा? रिजल्ट ये होगा, रिजल्ट ये होगा कि इन्वेस्टर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स विल बाय देयर शेयर्स। इनके शेयर्स परचेज किए जाएंगे, फिर परचेज किए जाएंगे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि शेयर्स की जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है, वो बढ़ने वाली है। जब इनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, राइट? सीमेंट कंपनीज की, स्टील कंपनीज की, कंस्ट्रक्शन कंपनीज का प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो प्राइसेस बढ़ेगी, इसलिए इन्वेस्टर्स ज्यादा बाय करेंगे शेयर। तो यहाँ पे इसलिए बजट पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो देखें कि बजट में क्या अनाउंस हो रहा है, बजट कहाँ पे स्पेंड करने वाली है, ठीक है? बजट ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाली, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ पे इन्वेस्ट करने वाली, तो मेडिसिन जो, जहाँ मेडिसिन या फार्मा कंपनीज हैं वो, उनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ओके, उनके प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं। तो दिस इज हाउ बजट विल अफेक्ट द स्टॉक प्राइसेस एंड इट विल इम्पैक्ट द इन्वेस्टर्स, ओके। फिर आता है बॉन्ड यील्ड एंड इंटरेस्ट रेट्स। अब क्या, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट हमेशा बजट जो लेके आती है, सरप्लस बजट तो आता ही नहीं है। हमेशा गवर्नमेंट अनाउंस करती है फिस्कल बजट, फिस्कल डेफिसिट बजट, ठीक है? हमेशा डेफिसिट में होता है, फिस्कल सरप्लस में कभी नहीं होता, हमेशा डेफिसिट बजट होता है। डेफिसिट बजट होता है, डेफिसिट मतलब कि हमारे पास जितना एक्सपेंस हमें करना है उतना हमारे पास है ही नहीं, उतना हमारे पास ही नहीं, उससे कम है। तो इस गैप को फिल करने के लिए, टू फिल दिस गैप, गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग्स करती है। गवर्नमेंट बोरो करेगी, लोन लेगी, या तो पब्लिक को ही बॉन्ड इशू करके वहां से पैसा लेके आती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है एंड डेफिसिट बजट है, ठीक है? एंड गवर्नमेंट बोरो कर रही है पैसा, गवर्नमेंट बोरो कर रही है मनी, एंड जो फंड की डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, फंड की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो भी हाई हो जाएंगे। फिर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो भी हाई हो जाएंगे, मे राइज, ठीक है, वो भी हाई हो जाएंगे। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दिस विल इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे? जो होम लोन के रेट्स हैं वो इफेक्ट पड़ेंगे, होम लोन के रेट्स हो गए, ठीक है? उससे फिर कार लोन के रेट्स अफेक्ट पड़ेंगे, उससे अफेक्ट पड़ेगा कार लोन के रेट्स पे। बिजनेस लोन जिनको लेना है उन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा पैसा ले रही है, तो वो यहाँ पे जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स हाई कर देगी। अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा ले रही है, गवर्नमेंट ज्यादा बोरोइंग कर रही है, डेफिसिट में है बजट, तो यहाँ पे सब जगह पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। होम लोन में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, कार लोन में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बिजनेस लोन में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए इसीलिए बॉन्ड यील्ड या इंटरेस्ट रेट्स जो है, इंटरेस्ट रेट जो बढ़ सकते हैं, बॉन्ड से कितना पैसा हम कमाएंगे, यील्ड मतलब कमाना, कितना कैसे पैसा कमाएंगे, मतलब पब्लिक कितना कमाएगी,
ठीक है, इन्वेस्टर्स जो है फाइनेंशियल मार्केट में कितना पैसा आएगा, वो इफेक्ट कहाँ से कर रहा है, बॉन्ड यील्ड और इंटरेस्ट रेट से भी इफेक्ट करता है। फिर बात आ रही करेंसी एक्सचेंज की। करेंसी एक्सचेंज क्या, करेंसी एक्सचेंज के रेट्स की, है ना। अब मान लो बजट ने अनाउंस किया, बजट ने अनाउंस किया कि जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, वो इजी हो जाएंगे। ठीक है, बजट ने अनाउंस किया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इजी हो जाएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इजी हो जाएंगी, बजट में अनाउंस हुआ था। ठीक है, बजट में अगर एफडीआई इजी हो गई, ये अगर इजी हो गई, देन द फॉरेन कंपनीज विल इन्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, अगर इजी हो गए तो फॉरेन कंपनीज इजीली इन्वेस्ट कर पाएंगी इंडिया में। उससे क्या होगा, जो इंडियन रुपी है आईएनआर, उसकी जो वैल्यू है अगेंस्ट अगेंस्ट उसकी जो वैल्यू है अगेंस्ट डॉलर विल गेट स्ट्रॉन्ग। क्योंकि फॉरेनर्स आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि हमारी इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ रही है, डॉलर के अगेंस्ट जो हमारी रुपी की वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगी। ये इफेक्ट करता है करेंसी एक्सचेंज रेट्स पे भी। तब जाके इन्वेस्टर फिर फॉरेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेक्स फॉरेक्स जो रहता है फाइनेंशियल मार्केट है, इन्वेस्ट उसमें इन्वेस्ट कैसे करने वाले हैं, रुपी की वैल्यू बढ़ने वाली है गिरने वाली है, डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है गिरने वाली, जो भी है, ठीक है, उससे किस पे इम्पैक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्वेस्टर पे पड़ रहा है। करेंसी एक्सचेंज रेट्स में बजट ने क्या अनाउंस किया है करेंसी एक्सचेंज के लिए, या फॉरेन फॉरेक्स के लिए क्या अनाउंस किया, उससे किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे इन्वेस्टर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। समझ में आएगी, तीन चीज समझ में आएगी, किन किन चीजों के चेंज होने से इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, इन्वेस्टर पे, स्टॉक प्राइजेस की, बॉन्ड यील्ड, इंटरेस्ट रेट्स की, एंड करेंसी एक्सचेंज रेट्स की। ओके, जाके पढ़ते हैं। यस, हाँ, तो स्टॉक प्राइस ऑलरेडी समझ लिया हमने कि सेक्टर रिसीविंग टैक्स कट्स और हायर लोकेशन सी देयर स्टॉक्स रैली ऑन बजट डे। यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आया तो एग्जांपल में जाओ, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज, है ना। फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स डिटरमाइन गवर्नमेंट बोरोइंग विच डायरेक्टली इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट्स। गवर्नमेंट बोरोइंग, अगर फिस्कल डेफिसिट है तो गवर्नमेंट बोरो ज्यादा करेगा, उससे इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल गेन टैक्स चेंजेस एंड एफडीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट इन्फ्लुएंस द रुपीज वैल्यू। अगर कैपिटल गेन जो टैक्स है अगर वो चेंज हो रहा है, या एफडीआई की पॉलिसी चेंज हो रही है, अनाउंसमेंट हो रहा है, इजी हो रही है, ज्यादा अच्छी हो रही है, तो उससे किस पे इन्फ्लुएंस होगा, रुपी की वैल्यू पे। मार्केट सेंटिमेंट शिफ्ट शार्पली ऑन बजट डे। जिस दिन बजट आता है ना, उस दिन तो भाई मार्केट ऐसा हिलता है, कभी ऊपर ही कभी नीचे ही, इतना हिलता है। कभी नोटिस करना, अगले साल जब बजट आएगा ना, नोटिस करना, मार्केट देखना, शेयर मार्केट जाके इतना ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब मार्केट सेंटिमेंट्स इतने शिफ्ट होते हैं उस टाइम पे, बजट डे पे। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स realign their portfolios based on announced fiscal targets and reform measures। समझ में आया। दो इम्पैक्ट अपन पढ़ चुके हैं बहुत ही इजी। तीसरा इम्पैक्ट तो काफी इजी, आपको यही समझ में आ जाएगा। इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल। अभी अपने बिजनेस और इन्वेस्टर्स की ग्रुप की बात कर ली, अब इंडिविजुअली मुझे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है अगर बजट में चेंजेस आते हैं। अगर बजट में चेंजेस आते हैं तो मुझे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसमें आता है सबसे पहले कि इनकम टैक्स रेट्स। ऑब्वियसली मैं एज अ इंडिविजुअल क्या पे करती हूँ, इनकम टैक्स पे करती हूँ। मेरे पे डायरेक्ट टैक्स किस चीज का लगता है, इनकम टैक्स का। तो अगर टैक्स जो है, टैक्स रेट्स कम हो गए, कम हो गए, कम हो गए अगर टैक्स रेट्स, तो मुझे ज्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, मेरी इनकम बचेगी, मेरी इनकम बचेगी, मैं ज्यादा स्पेंड कर पाऊंगी। रिवाइज टैक्स स्लैब्स एंड रेट्स डिटरमाइन द टेक होम पे ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल्स। कितना आप घर लेके जा रहे हो, कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, मतलब आप कम पैसा घर पे लेके आओगे, कम पैसा स्पेंड कर पाओगे। अगर टैक्स रेट्स कम हो गए हैं तो आप ज्यादा पैसा लेके आओगे घर पे, एंड ज्यादा पैसा स्पेंड कर पाओगे अपनी सैलरी में से, अपने बिजनेस में से, जो भी है। उसके बाद डिडक्शंस मिलते हैं। डिडक्शंस किस पे, अगर आपने इतनी इतना इनकम कमाई है और अगर आपने इन इन जगह पे इन्वेस्ट किया हो, तो आपको कुछ डिडक्शन मिल जाएंगे, जैसे कि एटीसी का इन्वेस्टमेंट मिलता है, एटीसी का डिडक्शन मिलता है इन्वेस्टमेंट्स पे। कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट में मिलता है, मान लो कि आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है ना। मान लो कि आपने होम लोन में इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब होम लोन लेके रखा है, मतलब लोन आपने लिया हुआ है, उन सब चीजों का। एटीडी, अगर हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन है,
तो ये क्या फाइनेंशियल प्लानिंग अफेक्ट करती है कि हम चलो हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं इतने का, तो हमारा टैक्स इतना कम हो जाएगा। हम चलो यहाँ पे एलआईसी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, पीपीएफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो हमारा इतना टैक्स कम हो जाएगा। तो अगर ये सब चीजें बजट में अनाउंस है कि यहाँ यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल सकते हैं, तो आप उससे अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाते हो। अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाते हो कि हम अपने फाइनेंस को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे टैक्स कम पे करें। ओके, वो भी लीगल तरीके से, है ना, लीगल तरीके से। कुछ एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जैसे कि कुछ इनकम हमने ऐसी कमाई है जिस पे हमको टैक्स देना ही नहीं है, जैसे कि रिवीजन टू एचआर है। ये होता है एचआरए, रेंटल अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस, एलटीए एंड स्टैंडर्ड डिडक्शंस डायरेक्टली ऑल्टर द इफेक्टिव टैक्स बर्डन। कुछ डिडक्शंस मिल जाते हैं हमको, जैसे कि हमने सैलरी कमाई है तो उससे 50,000 का हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिल रहा है। अगर आपने 5 लाख की सैलरी कमाई है तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिल गया, मतलब आपकी सैलरी अब कितनी हो गई, कितने पे टैक्सेबल सैलरी होगी, 4.5 लाख की होगी, 50,000 का अब आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सब एग्जेम्पशंस कौन दे रहा है? एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट दे रही है, और बजट में अनाउंस होते हैं कि कौन कौन से एग्जेम्पशंस आपको और मिलने वाले हैं। तो इंडिविजुअल इसलिए बजट देखता है कि क्या क्या एग्जेम्पशन डिडक्शंस मिलने वाले हैं। तो अगर इनकम टैक्स रेट्स चेंज होने वाले हैं, तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग इजिली कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे एक तो इनकम टैक्स रेट्स की बात आ गई, आईडीई, या इसको आप डाई भी लिख सकते हो। डाई, डाई। अगर आपको ये याद करना है कि इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसका अपन निमोनिक बनाते हैं, डी आई ई, डाई, डिडक्शन, एग्जेम्पशन, इनकम टैक्स रेट। ठीक है, और इसका अपन बनाते हैं एसबीसी, अपन इसका बनाते हैं बीएससी, बीएससी, बॉन्ड्स, स्टॉक प्राइजेस एंड करेंसी। ठीक है, बीएससी। एंड इसका इम्पैक्ट का अपन ने क्या बनाया था, टीएसजी। इसको जीएसटी बना देता, जीएसटी, है ना, इसको बना देते अपन जीएसटी, जीएसटी, गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट पॉलिसी सब्सिडीज एंड टैक्स रेट्स। ठीक है, टैक्स रेट्स। तो अब क्या आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई? निमोनिक साइड में लिख लो अगर लिखना है तो, निमोनिक्स यहाँ पे साइड में लिख लो कि लिखना है तो आपको, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस अगर है, अगर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस की बात हुई तो आपको क्या लिखना है, जीएसटी के बारे में लिखना है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। सेकंड, अगर इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स है, अगर इन्वेस्टर्स पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो आपको क्या लिखना है, बीएससी। और अगर इम्पैक्ट हो रहा है इंडिविजुअल में, तो आपको किसके बारे में लिखना है, इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, तो आपको किसके बारे में लिखना है, डी आई ई, डाई। ठीक है, ये हो गया डीआई, डिडक्शन, एग्जेम्पशन, इनकम टैक्स रेट्स, इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स, बॉन्ड यील्ड, शेयर प्राइसेस, करेंसी एक्सचेंज, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, गवर्नमेंट पॉलिसी, सब्सिडीज, टैक्स रेट्स। ठीक है, ये आप लिख लेना। ओके, चलो अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके ओके ओके, लास्ट हमारा है, इस पेज का लास्ट हमारा है, पॉलिसी रिफॉर्म्स अनाउंस्ड थ्रू द बजट। कौन कौन सी पॉलिसी रिफॉर्म्स अनाउंस की जाती है बजट के थ्रू? द यूनियन बजट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट टू अनाउंस पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स। तो यूनियन बजट के थ्रू ही गवर्नमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स, जो स्कीम्स लेके आ रही है, रिफॉर्म्स लेके आ रही है, कुछ नई चीजें लेके आ रही है, चेंजेस लेके आ रही है, कहाँ अनाउंस करती है, यूनियन बजट के थ्रू ही करती है। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स, किस किस के लिए, जीएसटी के लिए। जीएसटी जुलाई में आया है, जुलाई 2017 में आया है, तो उस बजट में जीएसटी अनाउंस किया गया था। डिजिटल इंडिया, इंडिया अब डिजिटलाइज होते जा रहा है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब नाम आपने सुने हुए हैं। तो इन सब चीजों पे बहुत रिफॉर्म्स, इनिशिएटिव अभी रिसेंटली इन सब पे आया है। These reforms have had a significant impact on the Indian economy and Indian society. डिजिटलाइज हो गया इंडिया, मेक इन इंडिया, तो उससे लोकल जो शॉप्स है उनको ज्यादा अब लोकल शॉप्स को ज्यादा वो मिल रहा है, बूस्ट मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत की मतलब आप खुद अपने ऊपर अपना काम करो। ठीक है, उसके लिए कुछ आत्मनिर्भर भारत मतलब कि आप खुद कुछ काम करो, आपको जॉब के लिए बैठना ना पड़े, खुद आप कुछ बिजनेस करिए, या कुछ जॉब, कुछ ऐसा कुछ करिए जिससे आप खुद पैसा कमा सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। जिससे क्या होगा,
मतलब कि जो पॉलिसीज इनिशिएटिव्स जो बजट में आए हैं, गवर्नमेंट जो दे रही है, उससे आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। ठीक है, उससे इंडिया के लोकल्स में ज्यादा बूस्ट आ रहा है, लोकल प्रोडक्ट्स में बूस्ट आ रहा है, तो मेक इन इंडिया हो रहा है। डिजिटल मार्केट में बूस्ट आ रहा है, तो डिजिटल हो रहा है इंडिया। ठीक है, जीएसटी बूस्ट हो रहा है, तो मतलब हमारे जो जितने टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे गुड्स एंड सर्विसेज को रिलेटेड, वो सब मर्ज हो गए, तो वो इजी हो रहा है। ओके, तो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन सोसाइटी पे भी बहुत इफेक्ट करता है जो भी पब्लिक रिफॉर्म्स आती है, जो पॉलिसी रिफॉर्म्स आती है। ओके, क्या इतनी बातें हमको समझ में आई है? इतनी इजी है इतनी बातें समझना? ठीक है। अब अपन आते हैं लास्ट पार्ट अपने चैप्टर का। ये अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट है, बस इतने 3-4 पेजेस और पढ़ लिए, चैप्टर खत्म है आपका। ठीक है, चैप्टर खत्म है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ यूनियन बजट। यूनियन बजट के 3 मेजर कंपोनेंट्स है। ठीक है, 3 मेजर कंपोनेंट्स है यूनियन बजट के। ओके, बजट इन 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। बजट का स्ट्रक्चर ये। ओके, यहाँ पे देखते हैं बजट का स्ट्रक्चर। पहला आता है रेवेन्यू बजट, मतलब कि डे टू डे ऑपरेशन, ताकि टैक्स और रेवेन्यूज की, नॉन टैक्स रेवेन्यूज की बात हो रही है। रेवेन्यू और कैपिटल में आपको पता है ना, रेवेन्यू जो आप डे टू डे ऑपरेशंस करके कमाते हो। कैपिटल बजट, जो कैपिटल जो लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर डिपेंड होता है। लॉन्ग टर्म एसेट्स से आप कितना पैसा कमाने वाले हो, कितना उसमें खर्चा लगने वाला है, लॉन्ग टर्म एसेट्स पे जो लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल। रेवेन्यू जो डे टू डे ऑपरेशन से आप कमाते हो। ओके, उसके बाद है फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मतलब कि कितना बोरिंग हमको लेनी पड़ेगी, कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस हमको बाहर से लेना पड़ेगा। अगर हमारा बजट जो है डेफिसिट में जा रहा है, तो हमको कैसे करना पड़ेगा, हमारा क्या फाइनेंशियल स्टांस रहेगा, है ना? कैसे गवर्नमेंट जो है बोरिंग्स करने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, यूनियन बजट स्ट्रक्चर का। ओके, समझते हैं कि रेवेन्यू बजट जो है, रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू कहाँ से आता है? टैक्स से आता है और नॉन टैक्स होता है। सबसे बड़ा रेवेन्यू क्या है? टैक्स है। उसके बाद कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है, जो कि रेवेन्यू बजट का रिसीट बताता है। उसके बाद कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। ओके, फिर कैपिटल बजट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है लॉन्ग टर्म एसेट्स में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, डिफेंस, इन सब पे कितना एक्सपेंस हो रहा है। Fiscal policy statement outlines the government's overall fiscal stance and borrowing program, कि गवर्नमेंट ओवरऑल कैसे फिस्कल, उसका स्टैंड क्या, सरप्लस है, डेफिसिट डेफिसिट है, क्या है, एंड क्या बोरोइंग प्रोग्राम रहेगा गवर्नमेंट का, वो भी उनको कहाँ लिखना पड़ता है? यूनियन बजट में लिखना पड़ता है। समझ आया? ओके, चलो अब एक काम करते हैं, रेवेन्यू बजट पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू बजट पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना? उसके बाद अपन आ जाएंगे, एक आध दो पेज तो पढ़ लेते हैं रेवेन्यू बजट का, फिर आगे की क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, ज्यादा बचा नहीं है, फटाफट अपन पढ़ सकते हैं इसको। पहली बात आती है रेवेन्यू बजट की। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, कहाँ से कमा रहे हैं हम। रेवेन्यू मतलब डे टू डे ऑपरेशन है। रेवेन्यू कैपिटल में यही डिफरेंस होता है कि रेवेन्यू डे टू डे ऑपरेशन से कमाया जाता है, और कैपिटल हमारे एसेट्स के ऊपर कमाया जाता है। कैपिटल एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेके आता है। ठीक है, द रेवेन्यू बजट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट में क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, ये तो बहुत इजी था हमारे लिए समझने के, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ का पार्ट है? रेवेन्यू बजट का। रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ से आती है? टैक्स से आ सकती है, या गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी आ सकती है। ये रिसीट्स हो गई। The revenue budget of India is essential component of the union budget, which lays out the government's revenue plans and expenditure plans for the upcoming fiscal year. The revenue budget is crucial tool for promoting economic growth and development, allocating resources efficiently and effectively towards critical areas such as education, healthcare, infrastructure, and social welfare programs. मतलब इतना सब कुछ पढ़ लिया मैम, अब इसका मतलब समझाइए क्या होता है? क्या होता है? ये सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट रेवेन्यू बजट में क्या लिखती है कि कितना, कहाँ से वो कितना रेवेन्यू कमाएगी और कहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी। बजट में सिर्फ इतनी चीज लिखी रहती है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से रेवेन्यू रिसीट्स कमाने वाली है और कहाँ कहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने वाली है। ये कहाँ लिखा रहता है? यूनियन बजट में लिखा रहता है। यूनियन बजट में
क्यों लिखा रहता है? क्योंकि हमें बताना है कि हम कितना इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करने वाले हैं, कितना डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है? कहाँ-कहाँ पे जो रेवेन्यू आ रहा है, रिसीट्स आ रही है, वो कहाँ-कहाँ पे अलोकेट होगी, कहाँ-कहाँ पे हम एक्सपेंडिचर करेंगे, हेल्थ केयर में करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, एजुकेशन फील्ड में करेंगे या किसी सोसाइटी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में करेंगे। किस-किस एरिया में हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, कहाँ-कहाँ से कमाने वाले हैं, डेवलपमेंट कैसे होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होंगे। तो ये रेवेन्यू बजट बताता है, रेवेन्यू बजट पे ये सब बताया जाता है। ओके, ये कंपोनेंट्स क्या रेवेन्यू बजट के अभी 3 बार पढ़ चुके हैं हम। रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीट्स क्या हो गई? गवर्नमेंट्स रेवेन्यू इनफ्लोस कहाँ से आता है? टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, अदर लेवीज, जिसको टैक्स रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, अदर कुछ उनने अदर कुछ ड्यूटीज और कुछ टैक्सेस लगाए हुए हैं तो वहां से, ठीक है। एक्सपेंडिचर, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सैलरी एंड वेजेस जो पे कर रहे हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंटरेस्ट पेमेंट्स कुछ कर रहे हैं, सब्सिडीज पे कर रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, ग्रांट्स दे रहे हैं, अमंग अदर्स, ठीक है। ये सब उनके हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी वेजेस किसको पे करे? जो गवर्नमेंट यूटिलिटीज चल रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे जो सैलरीज एंड वेजेस पे कर रही है गवर्नमेंट, वो उसके एक्सपेंसेस हो गए। जो भी मनी मार्केट से उनने पैसा बोरो किया है पब्लिक से, उस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो भी उनका एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ सब्सिडीज दे रहे हैं वो एक्सपेंडिचर हो गया, कुछ पेंशन देते हैं गवर्नमेंट, वो एक्सपेंडिचर हो गया, कुछ ग्रांट्स देते हैं जिससे कि बूस्ट हो वहां की उस एरिया की इकोनॉमी, तो वो ग्रांट देना भी एक एक्सपेंडिचर हो गया। रिसीट्स तो हमें पता चल गया कि टैक्स, ड्यूटीज, फीस, इन सबसे रिसीट्स आ गए। यहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है। ये दो मेजर कंपोनेंट किसके हैं? रेवेन्यू बजट के कंपोनेंट्स। अभी हम 3-4 बार यही चीज पढ़ ली। अब यहाँ पे आपको दिया है कि टैक्स रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। मैं चाहती हूँ कि अपन ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल बजट। आई थिंक एक आध क्लास, 1-1.5 क्लास और लगेगी, 1.5 आवर्स की क्लास और लगेगी। एंड आपका ये भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास कल या परसों जो भी रहेगी। कल अगर पूरे दिन मैंने अकाउंट्स पढ़ा है तो अकाउंट्स, नहीं तो अगर एक क्लास चाहे तो अपन इकोनॉमिक्स करके भी कंप्लीट कर सकते हैं, चैप्टर 3 भी हमारा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कल मिलते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। अभी नेक्स्ट क्लास तो आपकी लॉ की रहेगी, इकोनॉमिक्स कल पढ़ेंगे एंड उसको अपन जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलो ठीक है, अब मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए बाय बाय।